Good evening, class. Today we are discussing about our new topic, international law. And in international law, our topic is the sources of international law. So let's we understand what is the source of international law. Uh, First of all, the international law, without discussing the source of international law, we cannot understand. So we will discuss about दिस टॉपिक लेट्स बी अंडरस्टैंड इन हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सूत्र। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सूत्र वे सूत्र होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके माध्यम से समस्त देशों के मध्य पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के रूल्स और रेगुलेशंस और उनके आने वाली समस्याओं को निदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 38 सब क्लास 1 प्रतिबिंबित प्रदान करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में कोई सटीक सूत्र नहीं है। अनुच्छेद 38 में विशेष सूत्रों का उल्लेख किया गया है, लेकिन आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अनुच्छेद 38 सब क्लास 1 सी यानी समझौते या संधियां, प्रथा और सामान्य नियम के फॉर्मल सूत्र हैं, जबकि अनुच्छेद 38 सब क्लास 1 डी यानी अदालतों के फैसले और कानूनी निर्देशिका या कानूनी निर्देश के सूत्रों के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, जिसमें से पहला है इंटरनेशनल कन्वेंशन। अनुच्छेद 38 सब क्लास 1 को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सूत्रों के सकारात्मक बयान के रूप में देखा जाता है। न्यायालय अन्य बातों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करे, चाहे वो सामान्य हो या विशेष हो, जो चल रही समस्या पर राज्यों द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत नियमों को निर्धारित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज कानून के रूप में स्वीकृत या सामान्य प्रथा के प्रमाण के रूप में कानून की समान अवधारणाएं जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकार की जाती हैं। अनुच्छेद 59 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न राष्ट्रों में सबसे सक्षम न्यायिक निर्णयों और शिक्षा कानूनों को निर्धारित करने के लिए सहायक साधन का गठन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के द्वारा बाइलेटरल और मल्टीलेटरल संधियों के रूप में संदर्भित किया जाता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र चार्टर, साथ ही बाद में अन्य समझौता और अनुबंध, अंतर्राष्ट्रीय समझौता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा शासित राज्यों के बीच में लिखित रूप में संपन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संधियां। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कुछ प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। संधियां इस अर्थ में स्वैच्छिक हैं क्योंकि उनकी सहमति के बिना राज्यों को समझौते से बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य केवल तभी बाध्य होते हैं जब एक संधि के पक्ष होते हैं। कोई भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट दूसरे राज्य की बात तभी मानेगा जब उसका वो पार्टिसिपेटरी कंट्री होगा। अगर वो नहीं होगा तो उसको उस पर कोई संधि का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। समझौता और सहमति राज्यों के समर्थन द्वारा रेटिफिकेशंस, हस्ताक्षर और बाध्य होने के लिए सहमति की अभिव्यक्ति द्वारा होगी। राज्यों की सहमति तभी बाध्य किया जाएगा जब पक्ष उन संधियों के लिए सहमति दे जिन्होंने मौजूदा प्रथागत कस्टमरी कानून को संहिताबद्ध किया हो। वे राज्य जो समझौते के पक्ष में हैं वे आमतौर पर बाध्य हैं। जो राज्य संधि के मूल रूप में पक्ष में नहीं हैं वे प्रथागत कानून में निहित हैं कि वे बाध्यकारी नहीं हैं। संधि द्वारा भविष्य की कार्यवाहियों को निर्देशित करने के लिए मौजूदा प्रथागत कानून में संहिताबद्ध किया गया है और वे इसके द्वारा बाध्य होंगे। संधियों को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में जमा किया जाएगा और संधियों के कानूनों पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 38, संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 102 के अनुसार अनुमोदित होने पर जारी किया जाएगा, लेकिन इसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाएगा। संधि उन राज्यों के प्रतिबद्धताओं और कॉन्ट्रेक्चुअल नियमों को स्थापित करने का एक तरीका है जिन्हें कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए संधि एक कानून या दायित्व है
सवाल यह है कि संधि कानून स्थापित करती है या दायित्वों को लागू करती है। अनुबंध संधि और कानूनों वाले संधियों के अर्थात क्या दायित्व लगाने वाले अनुबंध या कानून निर्माण जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में योगदान करते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन और कस्टम्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 38 सब क्लास ए में महत्वपूर्ण तत्व राज्य के आचरण, दृढ़ता और कानून के रूप में ऐसी प्रथाओं की मान्यता है जिन्हें ओपिनियो जूरिस के रूप में भी जाना जाता है। प्रथागत कानून एक संधि के रूप में नहीं हो सकता। परंपरा को एक प्रकार का मौन समझौता माना जाता है। राज्यों का एक दूसरे के साथ उचित तरीके से व्यवहार करना और सही व्यवहार में योगदान देता है। इस दृष्टिकोण के साथ यह समस्या है कि यदि समझौता इसे शुरू करता है तो समझौते के अभाव में इसे समाप्त किया जा सकता है। प्रथागत कानून सभ्य राज्यों के कानून के रूप में उत्पन्न होता है। एक संधि के विपरीत इसमें निश्चितता या दृढ़ता का अभाव है। राज्य की गतिविधियों के साथ इसकी व्यापक तुलना के मामले में इसका एक फायदा है। संधि के लाभ हैं। यह रीति रिवाजों में कमियां हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सूत्रों के सुधार के रूप में एक साथ काम करने के लिए अपेक्षित जुड़वा स्तंभों की तरह है। ह्यूग ने कहा कि जिस तरह से चीज़ें हमेशा की जाती रहें उस तरह से कानून होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून स्थायी कानून प्रणालियों में दिखाई देने वाले प्रवृत्ति की ओर विचलित नहीं होता है। प्रथागत कानून के पहलुओं में से एक सभ्य राज्य अभ्यास समय की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का एक सतत राज्य अभ्यास है। सरकारी कार्यों, कानून बनाने और नीति निष्पादक, सरकारी घोषणा, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रथाओं और राज्यों के भीतर दिशा निर्देश राज्यों के अभ्यास के अच्छे स्रोत हैं। एसाइलम, कोलंबिया बनाम पेरू के मामले में प्रथागत कानून स्थापित करने के लिए यह संबंधित राज्यों के निरंतर और समान उपयोग के अनुसार होना चाहिए। एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी और संगति कंसिस्टेंसी परीक्षण समान अभ्यास है, न कि सार्वभौमिक अभ्यास है और सबसे प्रभावशाली है। केस जो है वेस्ट सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर 1905 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। 38 सब क्लास 1 सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकार गए सामान्य नियमों के सिद्धांतों को प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में जाना जाता है। पैक्टस एंड सर्वेंडा मतलब कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो संधियां की हैं आपस में वे एक दूसरे पर ही लागू होंगे, उसके सिवा नहीं लागू होंगी और पक्षकार राष्ट्र एक दूसरे के जो संधियां करता है उसे नियमों के मानने के लिए ही कहा जा सकता है और अन्य राज्यों पे ये नियम लागू नहीं होगा। आत्मरक्षा का सिद्धांत, रूल ऑफ सेल्फ डिफेंस, प्रत्येक राष्ट्र अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा का सिद्धांत अपनाता है। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता है। नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस। प्रांग न्याय का सिद्धांत, रेस जुडिकेटा का सिद्धांत, विबंधन का सिद्धांत, स्टेपल का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय कानून के धारा 38 सब क्लास 1 के तहत शोध को क्षेत्र स्पष्ट और विवादास्पद है। प्रत्यक्षवादी ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया क्योंकि एक संधि और रीति रिवाजों के रूप में राज्य की इच्छा और सहमति के अनुरूप नहीं था, लेकिन बाद में इसे स्वीकार कर लिया बशर्ते राज्य के कानून के रूप में स्वीकार किया गया है। सभ्य राष्ट्रों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार गया कानून अवधारणा सभ्य राष्ट्रों को बाहर करने का प्रयास करती है। प्रकृतिवादियों नेचुरलिस्ट का तर्क है कि प्राकृतिक कानून अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में इंटीग्रेटेड करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि कानून पहले से मौजूद है, चाहे वह संधि की हो या रीति रिवाज जो सकारात्मक कानून से अलग है। न्यायाधीश मैकमेयर ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के मामले में कहा कि राष्ट्रीय कानून नियमों के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। बार्सिलोना ट्रैक्शन मामले में कहा कि सीमित दायित्व के सिद्धांत जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में सहायक हो सकता है, चाहे प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक या वास्तविक नियम हो, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून में पेश किया जा सकता है। हालांकि इसकी वैधता के लिए किसी परंपरा या अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। डिक्सन ने यह कहा कि इसकी पुष्टि आईसीजे के कार्यों को प्रतिबंधित करके राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने का प्रयास करें।
समानता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के लिए प्रासंगिक है, जो समानता और निष्पक्षता के समान सिद्धांत है। जुडिशियल डिसीजन। आईसीजे के कानून 38 सब क्लास 1 सब क्लास डी और अनुच्छेद 59 में विनिर्दिष्ट करते हैं। अदालतों के फैसले केवल पक्ष पर बाध्यकारी होंगे और जो पक्ष नहीं है उन पर बाध्यकारी नहीं होगा। अदालत द्वारा अभी भी अपने पिछले न्यायिक निर्णयों का सहारा लिया जा सकता है। कानूनी स्थिति के आधिकारिक प्रमाण के रूप में वर्तमान मामले को न्याय के लिए एक सलाहकार राय हो सकती है। इसके अलावा न्यायिक निर्णय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के स्रोत हैं। यह स्पष्ट है कि आईसीजे पिछले मामलों में अपने द्वारा लिए गए वास्तविक निर्णयों को कानूनों दोनों पर बहुत ध्यान देता है। यह तर्क दिया जाता है कि आईसीजे सिद्धांत के रूप में कानून बनाने की प्रक्रिया में रुचि रखने वाले व्यवहार की तुलना में अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून नए क्षेत्रों को जोड़ने में, अदालती मामलों में न्यायाधीशों के शासन और सलाहकार राय द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। डिक्सन ने यह कहकर इसकी पुष्टि की कि आईसीजे के कार्यों को प्रतिबंधित करके राज्यों की संप्रभुता की रक्षा करने का प्रयास करें। आर्बिट्रेशन न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय अदालतें जो अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में विधिशास्त्रियों की रचना जूरिस्टिक वर्क को जो डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब बताया गया है कि उच्च योग्यता प्राप्त विधिशास्त्रियों के मतों रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को तय करने के लिए सेकेंडरी या गौड़ साधन माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, डिसीजन ऑफ द ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इस स्रोत को अंतर्राष्ट्रीय विधि के धारा 38 में डिफाइन नहीं किया गया है। आधुनिक सामरिक संस्थाओं के अंगों के निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायता पहुंचाते हैं। एक जूरिस्ट हैं स्टार्क, जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग इन तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अपनी विधिक यूनिवर्सिटी।